जय श्री कृष्ण सभी को। मैं बलबीर अग्रवाल टोरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट के बारे में, यानी कि संगति की अवधारणा। इससे पहले भी और वीडियो जा चुकी हैं जिनमें हमने अलग अलग कॉन्सेप्ट को सीखा है। तो यदि आप बाकी कॉन्सेप्ट के बारे में जानना चाहें तो आप बाकी की वीडियोज को देख सकते हैं, उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो में हम सीखते हैं कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, यानी कि ये क्या होता है। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, जैसे कि हिंदी में इसको बोलते हैं संगति की अवधारणा। इसका मतलब होता है कि आप यदि अकाउंट्स में एक बार जो मेथड को फॉलो कर लेते हो, जिस मेथड को हम यूज करना शुरू कर देते हैं, अगर हम कंटिन्यूसली उसी मेथड को आगे भी फ्यूचर में फॉलो करते रहें तो ये हमारी कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट होगा। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि हमने किसी ईयर में अपने डेप्रिसिएशन का जो मेथड है वो स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो किया, तो नेक्स्ट ईयर भी हम इसी मेथड को ही रखें, स्ट्रेट लाइन मेथड को ही, और उससे नेक्स्ट ईयर भी हम स्ट्रेट लाइन मेथड को ही फॉलो करते रहें, मतलब मेथड को चेंज ना करें। जैसे हमारे डेप्रिसिएशन के दूसरे मेथड भी होते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसको हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के नाम से भी जानते हैं, और अन्य मेथड भी होते हैं। तो यदि जैसे हमने स्ट्रेट लाइन मेथड को शुरू में यूज किया तो इसी मेथड को हम रेगुलर यूज करते रहें, तो ये इसका मतलब कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट है। हमने एक बार जो नियम अपने बिजनेस में फॉलो किया, अपने अकाउंट्स बनाने के लिए फॉलो किया, उसी नियम को हम रेगुलर रख रहे हैं। इसका मतलब हम कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट का पालन कर रहे हैं। और यदि हम इस नियम को चेंज कर देते हैं, शुरू में मान लो हमने स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो किया, उसके बाद हमने नेक्स्ट ईयर इसको स्ट्रेट लाइन मेथड से बदल के रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में चेंज कर दिया, या किसी और मेथड में चेंज कर दिया, इसका मतलब हमने कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट का उल्लंघन कर दिया। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ कि हमने अगर बिजनेस में एक तरह का रूल रेगुलेशंस, एक तरह का मेथड फॉलो किया है तो उसको हम रेगुलर रखें। और भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं डेप्रिसिएशन के अलावा, जैसे कि स्टॉक के वैल्यूएशन के मेथड होते हैं। स्टॉक वैल्यूएशन के लीफो मेथड, हीफो मेथड, फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट और हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, और वेटेड एवरेज मेथड होते हैं। तो इन मेथड में से हम जिस भी मेथड को शुरू में फॉलो करने लग जाएं, अगर रेगुलरली उसी मेथड को हम फॉलो करते रहें, इट मीन्स हम कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, उसका हम उल्लंघन नहीं कर रहे। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि प्रोविज़न बनाने के मेथड। जैसे प्रोविज़न हम डेटर्स पे बनाते हैं, या फिर जो एजिंग डेटर्स हैं उन पर बनाते हैं। एजिंग डेटर्स का मतलब होता है, पहले तो डेटर्स का मतलब बताता हूँ मैं क्या होता है। डेटर्स का मतलब जिनको हम उधार सामान बेचते हैं। तो वहाँ पे अगर हमें लगता है कि कोई व्यक्ति हमारा सामान का पैसा हमें नहीं दे रहा या नहीं देगा, तो उसके लिए हम बैड डेट्स या फिर बैड डेट्स के लिए प्रोविज़न या डिस्काउंट के लिए प्रोविज़न बना सकते हैं। दूसरा जो एजिंग डेटर्स पे हम बनाते हैं, एजिंग डेटर्स का मतलब है कि हमने उस डेटर्स को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है। जैसे कि 1 से 3 महीने के डेटर्स हमने अलग बना दिए, 3 से 6 महीने के डेटर्स अलग बना दिए, 6 से 9 महीने के डेटर्स अलग बना दिए, 9 से 12 महीने के डेटर्स को अलग बना दिया। हमने इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया एज के हिसाब से, मतलब कितने 3 महीने पुराने हैं, कितने 6 महीने पुराने हैं, कितने डेटर्स 9 महीने पुराने हैं, कितने डेटर्स 1 साल पुराने हैं। तो एजिंग के हिसाब से हमने इसको कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, तो उसके लिए हिसाब से हम अलग अलग तरह से प्रोविज़न बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3 महीने वालों के लिए हमने 2% का प्रोविज़न बना दिया, और 6 महीने वालों के लिए हमने सपोज करो 5% का प्रोविज़न बना दिया, और 9 महीने वालों के लिए सपोज करो हमने 7% का प्रोविज़न बना दिया, और 1 साल वालों के लिए हमने सपोज करो 10% का प्रोविज़न बना दिया। तो इस तरह से यहाँ पे हमने डेटर्स का जो प्रोविज़न बनाया वो उनकी एजिंग के हिसाब से बनाया। और अगर हम टोटल डेटर्स पे बनाते हैं, इसको एजिंग में कैटेगरीज नहीं करते, कैटेगराइज नहीं करते, तो हम टोटल डेटर्स पे प्रोविज़न भी बना सकते हैं। बट एक बार जो हम मेथड फॉलो कर लेंगे प्रोविज़न बनाने का,
एजिंग वाला या फिर टोटल डेटर्स वाला, जिन दोनों में से कोई भी हम जो भी फॉलो करेंगे रेगुलरली, यदि हम उसी को फॉलो करते रहें, इट मीन्स हम कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट का पालन कर रहे हैं। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, कभी कोई मेथड यूज करते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर में मेथड को चेंज कर देते हैं, उससे नेक्स्ट ईयर में फिर मेथड को चेंज कर देते हैं, या 1-2 साल में मेथड बार बार चेंज करते रहते हैं, तो इससे हम कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। मैंने भी आपको एग्जांपल डेप्रिसिएशन का दिया, स्टॉक वैल्यूएशन का दिया और प्रोविज़न का दिया। तो इस तरह से और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं इनमें, जो भी बिजनेस में हम रूल रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। यानी कि कुल मिला के बात कहने की ये है कि हमारा जो रूल रेगुलेशंस हम फॉलो करते हैं एक बार, यदि उसमें बार बार हम चेंज कर दें, इसका मतलब हम कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट का पालन नहीं कर रहे हैं। और यदि उसी रूल रेगुलेशंस को जो हमने एक बार यूज कर लिया, रेगुलरली उसी को रखें, तो ये कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट है। अब एक बात आपके माइंड में ये आएगी कि अगर हमने कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, तो क्या एक मेथड लगाने के बाद फिर कभी भी उसको चेंज ही नहीं करना क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हम उसको चेंज करना चाहें तो कर भी सकते हैं, परंतु एक लंबे टाइम के बाद, या फिर कोई हमारे पास एक ऐसा वैलिड रीज़न हो जिसकी वजह से हम इसको चेंज कर रहे हैं। तो उस रीजन का आपको फुल डिस्क्लोजर देना होगा अपने अकाउंट्स में कि किस वजह से हमने अपने नियम को चेंज किया है। यदि इस तरह से कोई वैलिड रीजन है, तो उसका फुल डिस्क्लोजर हम देते हैं, तो फिर हम मेथड को चेंज भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर मेथड को चेंज नहीं करेंगे तो फिर तो अकाउंटेंसी में फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं हुई। तो फ्लेक्सिबल है अकाउंट्स, मतलब जब चाहें तब हम उसमें चेंज भी कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि मतलब एक बार अगर मेथड यूज करें तो उसको फिर रेगुलरली, जब तक कोई दिक्कत ना आए, तब तक हम उसी मेथड को फॉलो करते रहें। इट मीन्स वो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट है। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट का फिर मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम अपने बिजनेस के ईयर टू ईयर उसका कंपैरिजन कर पाते हैं। अगर हम कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते, तो उसमें दिक्कत आएगी कंपैरिजन करने में। जैसे मान लीजिए अभी 2025 चल रहा है, 2025 चल रहा है। अगर हम इसकी तुलना 2024 से, 2023 से, 2022 से, 21 से, 20 से, यानी कि प्रीवियस ईयर से करना चाहें, और हमने बार बार मेथड मान लीजिए बदला हुआ है, तो कंपैरिजन करने में दिक्कत आएगी। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने में दिक्कत आएगी, उनका कंपैरिजन करने में दिक्कत आएगी, बैलेंस शीट बनाने में भी दिक्कत आएगी, उनका कंपैरिजन करने में भी दिक्कत आएगी। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि जो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट है, इसका मीनिंग ये है कि हमने एक बार अकाउंटेंसी का जो भी मेथड अपने अकाउंट्स में फॉलो कर लिया, रेगुलरली हम उसी मेथड को फॉलो करते रहेंगे जब तक किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, या हमें ऐसा ज़रूरी महसूस ना हो कि भाई इस मेथड को बदला जाए। और यदि बदलना पड़े तो उसको बदल सकते हैं, और इसके लिए हमें फुल डिस्क्लोजर देना होगा, एक वैलिड रीज़न बताना होगा अकाउंट्स में, तो हम ऐसा कर सकते हैं। आशा है मेरे द्वारा ये जो आपको मैंने कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बताया है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपको किसी तरह का कोई भी डाउट हो, तो आप निसंदेह बेझिझक मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, या मुझे कॉल करके भी पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 9416949631। इस नंबर पर आप मुझे कॉल भी करना चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं। और इस कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप अभी क्वेश्चन भी दे रहा हूं, तो इन क्वेश्चन के जवाब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे ये पता लग सके कि आपने आज की इस वीडियो से कितना कुछ सीखा। इनके जवाब आप मुझे ज़रूर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। प्रश्न ये रहे आपके सामने। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है और आपने आज की वीडियो से कुछ सीखा है, तो आप जितना ज़्यादा हो सके इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कितना सीखने को मिला। और मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।
टोरस एजुकेशन संस्थान से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टोरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट। थैंक यू।